पूछा ये है कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा होता है। तो आप सभी जानते हैं सौर मंडल का आकाशीय पिंड वो सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य ही ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर काटता है। और हम डिटेल जान लेते हैं, जो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर मानव जीवन संभव है, यानी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और यहाँ पे बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसके ऊपर छल्ले भी पाए जाते हैं और शनि के ऊपर भी छल्ले पाए जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ और डिटेल से जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए सौर मंडल का निर्माण, पेपर में ये भी कई बार पूछ दिया जाता है कि सौर मंडल का निर्माण कब हुआ था। तो लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था सौर मंडल का निर्माण। सौर मंडल में सूर्य क्या है? एक तारा है। पेपर में पूछ दिया जाता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य भी एक प्रकार के तारा है। और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण जितने भी ग्रह होते हैं, चाहे वो ग्रह हो या फिर बौने ग्रह हो या प्राकृतिक उपग्रह हो। प्राकृतिक उपग्रह का मतलब होता है कि जो नेचुरल उपग्रह यानी कि सैटेलाइट होता है। नेचुरल का मतलब होता है कि जो किसी मानव ने निर्मित नहीं किया हो। जैसे मानव निर्मित कहते हैं, जैसे कि आर्यभट्ट हो गया, एडोसेट हो गया, ये उपग्रह होता है जो ग्रह का चक्कर काटता है। तो यानी कि प्राकृतिक, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्काएं हो गए, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है। ये सभी के सभी सौर मंडल के ही भाग होता है। जबकि जो निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं होता। पेपर में कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि सौर मंडल इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा क्या निहारिका सौर मंडल का भाग होता है। तो आपका आंसर होगा निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया ये कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, अभी हमने वहां पे डिटेल में जाना क्या कि सूर्य मंडल जो क्षुद्र मंडल होता है यानी क्षुद्र ग्रह होता है वो सौर मंडल का भाग होता है। धूमकेतु भी होता है, ग्रह भी होता है, उपग्रह भी होता है, धूल कण मिट्टी भी होते हैं जो कि सूरज के चारों तरफ चक्कर काटता है। लेकिन अभी अभी हमने देखा जो निहारिका है वो सौर मंडल का भाग नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे ये है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी कि आपको ये बताना है कि वो वैज्ञानिक ऐसा कौन है जो कि ये बताया कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन का लॉ कुछ है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत खोजा था। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉपरनिकस, यानी कि कॉपरनिकस ने बताया जो सूरज के चारों तरफ यानी जो पृथ्वी है सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है। चलिए और डिटेल इसको जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1514 ईस्वी में, कब? ये 1514 ईस्वी की बात है। हस्तलिखित पुस्तक यानी एक हाथों के द्वारा लिखा गया यानी कि हैंड रिटन पुस्तक बुक था जिसका नाम था लिटिल कमेंट्री। क्या? लिटिल कमेंट्री में कॉपरनिकस ने, पेपर में ये भी पूछ दिया जाता है कि लिटिल कमेंट्री किसकी पुस्तक है, तो ये कॉपरनिकस की है। कब लिखी गई थी? तो 1514 ईस्वी में। उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन से सिद्धांत का? क्या कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के कहाँ है? केंद्र में है। तथा जो पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यानी कि ये कॉपरनिकस ने ही बताया। कौन सी किताब में? लिटिल कमेंट्री पुस्तक में 1514 में, कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी में यानी कि 6th सेंचुरी में प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही ये बता दिया था। यानी कि जो वराहमिहिर है उन्होंने 1000 पूर्व ही इससे पहले बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। कहने का मतलब कि एक वराहमिहिर हुआ था, इसने यानी कॉपरनिकस से पहले 1000 साल पहले ये बता दिया था कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर काटता है, जो पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर काटता है। देखिए जो सूर्य का चक्कर काटता है उसे ग्रह कहते हैं और जो ग्रह का चक्कर काटता है उसको उपग्रह कहते हैं। इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे, पेपर में कई बार ये पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। तारामंडल को इंग्लिश में कहते हैं कंस्टेलेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। अब यहाँ पे पेपर में है 87, 88, 90 और 89। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 89 होगा। कहीं कहीं आपको 88 भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो करेक्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है 89 ही है।
चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे बताइए इसका आंसर कि जिस प्रश्न ने क्या पूछा है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तऋषि। अब यहाँ पे देखिए ध्रुव क्या कह रहा है, जिस तारे की ओर ध्रुव की तारे की ओर संकेत करते हैं। ध्रुव यानी आप सभी जानते हैं कि ये क्या हो गया, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी। तो पृथ्वी के ऊपर यानी कि ये वाला पार्ट को ये कहते हैं नॉर्थ और ये कहते हैं साउथ। तो यही वाला को कहते हैं ध्रुव यानी कि इसी को कहता है पोल। तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो जो इधर की ओर संकेत कहता है उसको सप्तऋषि तारा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो देखिए जो बुध ग्रह है ये सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर हम प्लूटो की बात करें, जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बुध हो जाएगा। अगर हम प्लूटो की बात करें तो प्लूटो को बोना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और ये इसे 2000 पहले देखिए अभी फिलहाल में अगर पूछा जाए कि कितने ग्रह हैं तो आप कहेंगे सर 8 ग्रह हैं। लेकिन 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करता था। कितना? 9 ग्रह हुआ करता था। इसमें कौन शामिल था? तो प्लूटो शामिल था। लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से यानी प्लैनेट की श्रेणी से हटा दिया गया है और अभी वर्तमान में टोटल कितने ग्रह हैं? तो 8 ही ग्रह हैं। नेपच्यून की बोला जाए तो नेपच्यून सौर मंडल का यानी कि जितने भी 8 ग्रह हैं उस 8 ग्रह में सबसे बाहर यानी कि जो सबसे बाहर वाला ग्रह वो नेपच्यून है, या फिर यूं कहें सूर्य से सबसे दूरी का ग्रह कौन सा है तो नेपच्यून ही है। अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो ये मंगल ग्रह यानी कि मार्स बोला जाता है और आप सभी जानते हैं ये इस मंगल ग्रह को पेपर में कई बार पूछा जाता है कि मंगल ग्रह को और किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इस मंगल ग्रह को लाल ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। कौन से ग्रह? लाल ग्रह। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के भी नाम से जाना जाता है और इसके 2 उपग्रह हैं, एक है फेबोस और एक डेमोस। क्या है? डेमोस। क्या? डेमोस और फोबोस। इसकी 2 उपग्रह हैं, डेमोस और फेबोस। क्या? फेबोस, फेबोस, डेबो डेमोस और फेबोस, इनकी 2 उपग्रह हैं। उपग्रह मतलब कि मंगल यानी मार्स ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर काटता है उसी को उपग्रह कहते हैं। पेपर में कई बार ये पूछ लिया जाता है। चलिए अगला और देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न और कुछ डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए सौर मंडल में केवल दो ग्रह बुध यानी बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कितने ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। पहले तो आप ये समझ चुके होंगे कि उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह उसे कहते हैं जैसे कि मान लीजिए कि ये सूरज है। क्या है? ये सूरज है और जो चीज़ यहाँ पे मान लीजिए ये सूरज है और सूरज के चारों तरफ यानी कि सूरज के चारों तरफ आपका जो चक्कर काट रहा है, जो चक्कर काट रहा है उसको क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि ये ग्रह है, ये क्या है? ग्रह है और इसी के चारों ओर चक्कर कोई काट रहा है, इसी के चक्कर काट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? उपग्रह हो जाएगा। यानी कि जो ग्रह के चक्कर काटता है उसको उपग्रह कहते हैं और जो सूरज का चक्कर काटता है उसको ग्रह कहते हैं। तो देखिए 2 ऐसे ग्रह हैं, जैसे यहाँ पे सूरज के नजदीक में एक ग्रह ये हो गया, सूरज के नजदीक में एक है बुध है, सूर्य के पहले नंबर पे बुध है, उसके बाद शुक्र है। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। मंगल के 2, जो मंगल है इसके बाद के मंगल है, मंगल ग्रह के 2 हैं, अभी अभी बताया कौन कौन से? फेबोस और डेमोस। नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं जिनमें ट्रिटोन एक मेरिड प्रमुख है। वर्ष 2006 में, कब? वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। पेपर में पूछा जाता है कब? तो 2006 में। कौन किया? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। कहां पर? प्राग सम्मेलन में। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, कहीं कई बार प्रश्न पेपर में बन जाता है। अगला देखिए सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है, आप कई बार पेपर में ये देखे होंगे कि ये है सूरज। ये क्या है? सूरज है। और सूरज के बगल में कौन सा ग्रह है? तो सूरज के बगल में बुध है। बुध के बाद कौन सा है? शुक्र है। ऐसा ही है। तो देखिए कई बार पेपर में ये लगा देते हैं कि सूरज के नजदीक में जो होगा वही गर्म होगा। जी नहीं, लेकिन यहाँ पर ये वाला गर्म यानी कि शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह पृथ्वी
ये हो जाएगा। और पेपर में एक बार ये याद रखिएगा, जितने भी ग्रह है एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, जितने भी ग्रह सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा को ओर, यानी कि मान लीजिए कि ये घड़ी है तो घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ऐसे ऐसे, यानी कि ऐसे घूमती है। तो सभी के सभी जितने भी ग्रह हैं वो सूरज के ऐसे चक्कर काटते हैं, यानी कि इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन शुक्र ग्रह, वीनस और यूरेनस, यानी कि शुक्र ग्रह दो ऐसे ग्रह हैं जो कि ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये बल्कि क्लॉकवाइज घूमती है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को बोला जाता है। तो देखिए जो इवनिंग स्टार है, या फिर कहें इवनिंग मतलब शाम का तारा या फिर भोर का तारा, ये दोनों को शुक्र ग्रह को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के भी नाम से जाना जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसकी जो है सभी की सभी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, लेकिन जो शुक्र ग्रह ये क्लॉकवाइज घूमती है। चलिए अब और दूसरी बात और भी मैंने आपको बताया, जो बृहस्पति है, और जो बृहस्पति है ये सबसे बड़ा ग्रह है। जो शनि है ये लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इन दो ग्रह पर क्या है, ये छल्ले हैं। क्या है? छल्ले हैं। बृहस्पति पे अब पेपर में पूछा जाएगा इनमें से किस पर छल्ले पाए जाते हैं। तो देखिए जो कि बाह्य ग्रह 4 ग्रह होते हैं, कौन कौन से? 4 ग्रह होंगे, तो इन सभी के सभी पर। चलिए अब हम अगला प्रश्न देख ले, इसको और अगर विस्तार से जानना चाहेंगे तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार, और शाम का तारा यानी कि शाम काल यानी कि इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, अभी मैंने बताया। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि वलयों से युक्त होता है। सिर्फ शनि में ही नहीं, सूरज के देखिए 8 ग्रह हैं। कितने हैं? ये मान लीजिए क्या है, सूरज है। सूरज के बीच में 1 ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह। उसके बाद यहाँ पे कितने हो गए? 4 ग्रह। उसके बाद यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट मतलब कि क्षुद्र ग्रह। उसके बाद फिर यहाँ पे 4 ग्रह हैं। कितने? 4 हैं। तो 4 यहाँ पे ये हो गए और 4 यहाँ पे ये हो गए। तो इसके यहाँ पे देखिए ये क्या है? बुध है, ये शुक्र है, ये क्या है? मंगल है। उसके बाद ये क्या है? पृथ्वी है। तो इसके बाद यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि उसके बाद ये क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह के बाद कितने ग्रह हैं? 4 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? तो ये बृहस्पति हो गया। बृहस्पति के बाद यहाँ पे शनि है। शनि के बाद क्या है? अरुण है। अरुण के बाद क्या है? वरुण है। तो इन चारों के चारों ग्रह पर वलय पाया जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सूरज। ये आप जो देख पा रहे हैं ये क्या है? सन है। तो सन के बाद कौन सा है? बुध है। बुध के बाद शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद कौन सा है? मंगल ग्रह है। तो इन चारों ग्रह को बोलते हैं आंतरिक ग्रह, यानी कि इनर प्लैनेट, और इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह, जो इसको कहते हैं एक्सटर्नल प्लैनेट। और ये वाला क्या है? तो ये वाला बृहस्पति है और ये मंगल है। इन दोनों के बीच में जो ये बेल्ट आप देख पा रहे होंगे, इसी को कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, या फिर इसी को बोला जाता है क्षुद्र ग्रह, इन्हें क्षुद्र ग्रह। तो आप ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से जो प्रकाश है, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है? ये सूरज है और ये यहाँ पे पृथ्वी है। तो सूरज से जो रोशनी यहाँ पे ये जो रोशनी है, सूरज से रोशनी अगर वहाँ से चलेगी तो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकेंड, और कहीं कहीं 8 मिनट 19 सेकेंड दिया जाएगा। तो इनमें से कोई भी अगर दिया रहे तो ये मतलब कि इतना क्लोज देता नहीं है, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। यहाँ पे देखिए तो अप्रॉक्सीमेट 8 मिनट भी रह सकता है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट जो दिया गया है वो 8 मिनट दिया, 8 सेकेंड नहीं होगा, 1 मिनट नहीं होगा, 24 मिनट नहीं, तो यहाँ पे देखिए 8 मिनट ही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकंड है।
कहने का मतलब 1 सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर ट्रेवल करती है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, यानी जो पृथ्वी है सूरज का एक चक्कर काटने में कितना समय लगाता है। तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का 365 दिन लगाता है, लेकिन हर एक 4 साल के बाद 366 दिन हो जाता है। तो इसका मतलब कि 4 साल में हर एक साल में 6-6 घंटा का समय बढ़ता है। तो हर एक साल में 6 घंटा का बढ़ता है, तो इसका 6 चौके 24 यानी कि 4 साल में 366 दिन हो जाता है, यानी कि 1/4 हो जाएगा। हर एक साल में कितना 4 हर एक 4 साल में 366 दिन होता है, तो 1/4 बढ़ रहा है 1 पर, तो इसको कटाएंगे कितना होगा 0.25। तो अगर 365 यानी कि 365 में आप जोड़ देंगे कितना 0.25, तो यहाँ पे हो जाएगा 365.25। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि एक प्रभावी केरोओलिसिस बल किस कारण होता है। तो देखिए एक साइंटिस्ट नाम था, उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी कि कैरोलिसिस ने ही बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, सौर मंडल क्या है, जो सूरज है, सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण सभी के सभी जितने भी ग्रह होते हैं वो सूरज के चारों तरफ घूमता है। तो इसी तरह पृथ्वी का घूर्णन ही होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही कैरोलिसिस बल का कारण होता है। ये किसने बताया, तो कैरोलिसिस ने बताया। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और हम इसको विस्तार से देख लेते हैं। देखिए जो पृथ्वी पर धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा जो है वायु दाब तथा पृथ्वी की घूर्णन की गति के कारण निर्धारित होती है। पृथ्वी का अक्षीय गति से ही उत्पन्न विपक्ष बल के कारण हवाओं की दिशा में विपक्ष हो जाता है। और ये बल किसने खोजा था, तो जीजी केरोलिसिस द्वारा खोजे गए थे, जिसके कारण इस बल का नाम कोरोलिसिस बल पड़ा। और इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रभावी कोरोलिसिस बल का कारण है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरीके से मैं रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट कराता रहूं। देखिए यहाँ पे प्रश्न ये है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं, अभी हमने देखा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बृहस्पति है। और बृहस्पति और मंगल के बीच में जो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट पाया जाता है उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये शनि को लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है, मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे मानव जीवन संभव है, इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ब्लू ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति को येलो ग्रह कहा जाता है। तो ये सारी बात आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि बृहस्पति का जो व्यास है कितना है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। इसकी व्यास करीब करीब देखिए 1,42,984 है। उसके बाद शनि है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ सबसे बड़ा बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध है। पेपर में कई बार ये पूछा जाता है कि सभी ग्रह को घटते क्रम में सजाइए। तो सबसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सबसे कई बार ये पूछा जाता है कि बढ़ते क्रम में बताइए, तो सबसे वो यहाँ नीचे से हो जाएगा, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, अरुण और शनि और बृहस्पति। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है इन सभी से, लेकिन जो शनि ग्रह है इसका घनत्व सबसे कम है। देख लेते हैं आखिर किसका घनत्व कितना है। तो यहाँ पे जैसे भी यहाँ देख पा रहे हैं, पृथ्वी का जो घनत्व है ये करीब 5514 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है। मंगल का है 3933, शुक्र का है 5243, शनि का है 687, यानी कि सबसे कम किसका है, शनि ग्रह का है। सबसे ज्यादा किसका है, तो पृथ्वी का है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता रहती है। तो निफे यहाँ प्रश्न में ही यहाँ पे पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं, अगर आप इस तरह से पृथ्वी को अगर इस तरीके से अगर काटेंगे, इस तरह से अगर आप काटेंगे तो यहाँ पे 3 लेयर बनता है। कितने लेयर, 3 लेयर। तो सबसे जो ऊपर वाला यहाँ पे जो होता है ये होता है सीमा, बीच में होता है सीमा,
ऊपर वाला कौन सा होता है? सियाल, ऊपर होता है सियाल और नीचे वाला होता है नाइफ या फिर इसी को कहते हैं निफे, NIFA। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ऊपर वाला जो परत होता है, ये वाला पृथ्वी का ऊपर वाला परत ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। जो ये बीच वाला होता है ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है। और ये वाला जो बीच में यानी कि पृथ्वी के सेंटर में बात करें तो ये निफे यानी कि निकेल और फेरम या फेरस से बना होता है। तो यहाँ पे निकेल और फेरस कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे देखिए शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है समय। तो जैसे आप जानते हैं जो पृथ्वी है सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगाता है, यानी कि ये 365 दिन में साल हमारा चेंज हो जाता है, जो कि पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाता है। तो उसी तरीके से जो शनि ग्रह है सूर्य का एक चक्कर लगाने में करीब करीब 29.5 यानी कि 29.5 वर्ष का समय लगाता है। ये कहें कि पृथ्वी जो एक साल का होता है वो 29 साल के बाद एक साल यानी कि दूसरा साल आता है शनि ग्रह पे। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जो जियोडेसी है वह विज्ञान है जो कि संबंधित क्या है? पृथ्वी के आयाम के माप से। जो पृथ्वी के आकार रूप कैसा है उसकी जो माप किया जाता है, आयाम की माप की जाती है, उसी को जियोडेसी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने की विज्ञान है। जो पृथ्वी के 3 गुण को क्या-क्या? पृथ्वी का ज्यामिति यानी कि ज्यामिति आकार, पृथ्वी की ज्यामिति आकार कैसी है, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास क्या है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। ये 3 चीज के मापने को ही क्या कहते हैं? जियोडेसी कहा जाता है। यह समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। जिस तरीके से टाइम चेंजेस होता रहता है, समय परिवर्तित होता रहता है, उसी तरीके से इसका भी अध्ययन ये करता है। तो अब हम यहाँ समझ चुके हैं। तो इसका ज्योतिषी वह विज्ञान है जो कि पृथ्वी की माप की संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा WS डेविस ने की है। अभी देखिए हाल ही में बीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है और यहीं से प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है। देखिए WSM डेविस विलियम मैरिस डेविस ने भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। जबकि वहीं अगर बात करें वॉल्टर फैंक ने डेविस के सिद्धांत के संशोधन करते हुए इन्होंने क्या दिया है? अपवर्तन चक्र। क्या बोला है? अपवर्तन चक्र की संकल्पना। पेपर में कई बार ये पूछ दिया जाएगा कि अपवर्तन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है, तो वो हो जाएगा आंसर वॉल्टर पैंक ने। और वही अगर भौगोलिक अपवर्तन चक्र की बोले तो हो जाएगा WM डेविस ने। दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं जैसे कि हमारा ये क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के जो ऊपर वाला पार्ट यहाँ से होता है ये होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री से यहाँ शुरू करते हैं, 0 डिग्री से। इसी को कहते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं देशांतर रेखा। इसी को बोलते हैं देशांतर रेखा या फिर इसी को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और अगर यहीं पे पृथ्वी में इस तरीके से अगर मान लीजिए अगर पृथ्वी में लेटा हुआ हो कोई लाइन, लेटा हुआ मतलब कि इस तरीके से, जैसे कि यहाँ ये वाला हो गया, तो इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। इसी वाले पॉइंट को कहते हैं अक्षांश रेखा और इसको कहते हैं देशांतर रेखा। तो यहाँ पे देखिए जो देशांतर रेखा है, जो ये जो 0 डिग्री है इसी को कहते हैं प्रधान। 0 डिग्री यहाँ से लेके जो 0 डिग्री यहाँ से है, तो ये 0 डिग्री को ही कहते हैं प्रधान मध्य रेखा। क्या बोलते हैं? प्रधान मध्य रेखा। और उसी से समय निर्धारण करते हैं कि इधर कितना समय होगा और इधर कितना समय होगा। हमारा देखिए भारत कहाँ है? यहाँ पे इस जगह है, यानी कि अगर इस तरह से इसको काट दें तो यहाँ पे हमारा भारत है।
पेपर में ये पूछा जाता है कि प्रधान मध्य रेखा से भारत कितना घंटे आगे है, तो वो हो जाएगा, या फिर इसी को बोलते हैं GMT, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। तो यानी कि 5.5 घंटे, कितने हैं, 5.5 घंटे हमारे यहाँ पे आगे हैं। और इधर जाएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो ये 0 डिग्री हो गया, फिर इधर आएगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से 88, 90, 190, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 180 डिग्री। तो 180 इधर डिग्री इधर हो जाएगा और 180 डिग्री इधर हो जाएगा। तो कई बार पेपर में ये पूछा जाता है कुल जो लॉन्गिट्यूड कितना होता है कुल, तो हो जाएगा 360 डिग्री, 180 इधर 180 इधर, 360 हो जाएगा। देखिए ये अक्षांश लैटिट्यूड, ये वाला लैटिट्यूड होता है, क्या होता है, ये वाला लैटिट्यूड होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधान मध्य रेखा। पेपर में अगर ये पूछ दिया जाए कि स्टैंडर्ड डेट टाइम, तो हो जाएगा वो 180 डिग्री, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन अगर प्रधान मध्य रेखा समय रेखा पूछिए तो हो जाएगा 0 डिग्री। इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे और जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। पेपर में यहाँ से कई बार कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। यह रेखा कहाँ से गुजरती है, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल्स ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। कहाँ से, इंग्लैंड से, इंग्लैंड की एक जगह जिसका नाम है ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0 अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। 0 देशांतर पर, यानी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये वाला क्या है 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर ही वो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। अब यहाँ पे देखिए कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, दोनों में फर्क है। दोनों में क्या फर्क है, इंटरनेशनल डेट लाइन और यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, दोनों में फर्क है। अगर 0 डिग्री की बात करें तो ये समय हो जाएगा, और अगर 180 डिग्री की बात करें तो डेट हो जाएगा। यानी मान लीजिए कि ये क्या है, पृथ्वी है, तो यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे तो 0 से होगा, तो 0 डिग्री वाला जो रेखा होगा देशांतर वो समय कहलाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से यहाँ 180 डिग्री तक आएंगे, तो ये वाला क्या होगा, पीछे, तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अब यहाँ देखिए कहाँ कहाँ से गुजरती है, देखिए यूनाइटेड किंगडम, यूके, स्पेन, माली, टोगो, अंटार्कटिका, दक्षिण ध्रुव पर, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो और घाना। पेपर में कई बार यहाँ से अगर टफ बनाने की होगा तो यहाँ कई बार पूछ देता है कि बताइए इनमें से किस देश के साथ इंटरनेशनल टाइमलाइन या फिर तिथि रेखा गुजरती है। हालांकि ये पूछा नहीं जाता, ये पूछा जाता है कि कितना डिग्री से गुजरती है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, यानी कि कौन से कॉन्टिनेंट है जो कि सबसे बड़ा है। तो आप सभी याद कर चुके हैं कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ ढूंढोगे एशिया कहीं है ही नहीं, है कि नहीं, एशिया कहीं है ही नहीं, तो फिर आपका तो कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। आप आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला है एशिया, एशिया सबसे पहला है। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, उसके बाद फिर यूरोप, उसके बाद लास्ट में सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो यानी कि यहाँ पे एशिया नहीं था, तो फिर हमको क्या देखना था, अफ्रीका देखना था, जो कि अफ्रीका यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। अब आपने तो समझ चुके हैं कि एशिया सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक देश किस में है, देखिए 7 कॉन्टिनेंट है, लेकिन जो पूरे 7 कॉन्टिनेंट में कुल देश हैं करीब करीब 196 197 है लिस्टेड है। बाकी अगर ऐसे देखेंगे तो करीब अनलिस्टेड भी कई ऐसे कंट्री हैं, करीब करीब 206 कंट्री हैं, यानी देश हैं। लेकिन
अगर लिस्टेड की बात करें, अगर लिस्टेड कहाँ होता है, जैसे हमारे जैसे पूरे वर्ल्ड की जो, जैसे कि यूएनओ होता है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे सारे लिस्टेड होते हैं कि ये कंट्री है और ये वही मान्यता देता है किसी भी देश को। तो अब यहाँ पे देखिए, तो इसमें कह रहा है कि सबसे ज़्यादा देश किसमें है, तो अगर आप एशिया की बात करें तो एशिया में कम है, करीब 50 या 51 कुछ समथिंग है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, अब अफ्रीका में कितने हैं, 54 देश हैं, कितने, 54। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक नज़र डालते हैं कि किस देश में कहाँ कहाँ कितना कितना देश है। तो अफ्रीका में देखिए कितने हैं, 54 है। यूरोप में देखिए कितना है, 51 है। एशिया की बात करें कितना है, 50 है। उत्तरी अमेरिका की बात करें कितना है, 23 है। दक्षिण अमेरिका की बात करें कितने हैं, 12 है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा कौन सा है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी कैसा है, उत्तरी दक्षिणी, कहने का मतलब कि अगर आप यहाँ पे इस तरीके से क्या बना देंगे, पृथ्वी, तो पृथ्वी में देखिए ये वाला क्या है, ये नॉर्थ है, ये वाला कौन सा साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि उत्तरी दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी यही है, तो जो वो देश का नाम बताइए जो ऊपर से नीचे ने इस तरीके से लंबाई वाला ज्यादा है, वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा चिली, इसकी सीमा सबसे ज्यादा है, उत्तरी दक्षिणी। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है। अब यहाँ पे देखिए, महाद्वीप तो आप समझ चुके हैं, महाद्वीप कितने होते हैं, 7। अब ये द्वीप क्या होता है, द्वीप का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे कोई कंट्री है, इसके तरफ है ना पानी पानी है यहाँ पे, या फिर एक ये कंट्री है और एक छोटा सा ये कंट्री हो गया, एक ये हो गया, ये एक हो गया, और एक यहाँ पे ये कंट्री, तो ये छोटा छोटा जो है। अब यहाँ पे सबसे देखिए, ये वाला भी इसी का पार्ट है, ये वाला भी इसी का पार्ट है, ये वाला भी इसी का पार्ट है, तो ये कुल मिला के यहाँ पे एक ही है। तो वही पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है, तो वो हो जाएगा कौन सा, हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बहुत है, सबसे ज्यादा है, कितना है देखिए, 17,528, कितने हैं, 17,528 है। फिलीपींस, अगर फिलीपींस की बात करें तो 7,641 है। मालदीव में 1,192 है। क्यूबा में 4,195 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया 1 नंबर पे है द्वीपों की संख्या के मामले में। तो देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। सबसे पहले जानते हैं कि सीमा रहित देश कौन सा होता है। मान लीजिए एक कंट्री है, कोई भी एक कंट्री है, यहाँ पे मैं एक कंट्री बना देता हूँ, ये है कोई कंट्री है, ठीक है। अब इस कंट्री के चारों तरफ कोई भी देश नहीं है, कोई भी देश नहीं है, खाली पानी ही है, यानी कि यहाँ पे भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ पे भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, यानी कि समुद्र ही समुद्र है। इसके बगल में, इसके पड़ोसी में कोई भी देश नहीं है, तो उसी देश को कहते हैं सीमा रहित देश, यानी कि जो किसी दूसरे देश के साथ सीमा साझा नहीं करता हो। तो वही पूछा है कि ऐसे तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन कह रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सीमा रहित देश कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा जापान। चलिए और इसको विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहे कि ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती हो, उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र से द्वारा घिरा होता है। यहाँ पे देखिए सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, जापान है, जिसका क्षेत्रफल करीब करीब कितना है, 3,77,915 किलोमीटर है। और इसके बाद की बात करें तो वो हो जाएगा फिलीपींस, ये कितना है, ये है 3 लाख। न्यूजीलैंड की बात करें तो 2,68,537 है। क्यूबा की बात करें तो 1,10,860 किलोमीटर है। चलिए अगला देख लेते हैं। दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे इवन सीटेट में कई बार इस एग्जाम को पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, बाकी रेलवे में भी कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। गरजने वाली चालीसा, क्रूर पचासा, चीखने वाली साठा पबने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। चूंकि इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक में है और एससीईआरटी के भी बुक में, दोनों में ही है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। कौन सी, दक्षिणी गोलार्ध में।
चलिए और इसको देखते हैं विस्तार से। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि गरजने वाली चालीसा, क्रूर पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने की प्रचंडता के आधार पर इन्हें यह नाम प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी किसकी है? तो माउंट एवरेस्ट की है। किसकी है? माउंट एवरेस्ट की है। माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी तो कितनी है? 8,848। 8,848, कहीं कहीं आप देखेंगे 8,849 मीटर भी कहीं देखेंगे। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पर तो लेकिन ये तो पूछा नहीं है, ये पूछा है कि किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है। तो देखिए जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है? हिमालय में। कहाँ है? हिमालय पर्वत में माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कौन से देश में है? तो नेपाल में है। अब यहाँ पे देखिए जो हिमालय है वो कैसा पहाड़ है, कैसा पर्वत है? तो वो एक नवीन मोड़दार पर्वत है। कैसी है? नवीन मोड़दार पर्वत है हिमालय। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं और तो यहाँ देखिएगा तो विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं और इसे चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। चीन में चोमोलंगना, देखिए माउंट एवरेस्ट पूरा विश्व में विख्यात है। सागर माथा जो कि नेपाल में इसको बोला जाता है, चीन में इसको चोमोलुंगमा भी बोला जाता है। पेपर में कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि नेपाल माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो वो सागर माथा के नाम से, और चीन में चोमलुंगमा। इसकी ऊंचाई देखिए कितनी है? तो 8,848.86 मीटर है, जो अप्रॉक्स मान लेते हैं इसको 8,849 मीटर। तो आपको घबराना नहीं है, ये कहीं पेपर में होगा तो यही ऑप्शन लगा दीजिएगा, और अगर 8,850 हो तो वो भी लगा दीजिएगा, अगर 8,800 48 हो तो ये भी लगा दीजिएगा। यानी कि यहाँ पे तीनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा, तीनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत में श्रेणी में ही है। विश्व में जितनी भी सर्वोच्च चोटी हैं उसमें से 10 हिमालय की चोटी में हैं। हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार या वलित पर्वत है। पेपर में कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि हिमालय कौन सा पर्वत है, नवीन है, नवीन मोड़दार तो और वलित, इस दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। नवीन मोड़दार भी हैं और वलित पर्वत भी है। अधिकांश विश्व की सर्वोच्च चोटियां इन्हीं वलित पर्वतों में ही पाई जाती है। किसमें? वलित पर्वतों में ही पाई जाती है। अगला एक प्रश्न है कि माउंट एटना, माउंट एटना क्या है? तो देखिए माउंट एटना क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी, जिसे इस इंग्लिश में वल्कोनो कहते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्केनो बोलते हैं। ये कहाँ है? देखिए माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली में है। कहाँ पर? इटली में है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3,350 मीटर है। पेपर में ये कई बार पूछा गया है कि माउंट एटना कहाँ है? तो माउंट एटना इटली में है। माउंट एटना, एटना से याद रखिएगा, एटना से इटली, और ये क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है जो कि वो सक्रिय हो, एक्टिव हो। अब यहाँ अगला प्रश्न पूछा है मोना लोआ का उदाहरण है। तो मोना लोआ क्या है? तो ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ है? तो मोना लोआ हवाई द्वीप में है, और ये हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और ये एक क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। पेपर में कई बार ये पूछा गया है कि हवाई द्वीप किसका पार्ट है? तो ये क्या हो जाएगा? अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए ये है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो हो जाएगा कौन सा? एंडीज है। कौन सी? एंडीज। अब ये एंडीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। पेपर में कई बार हर किसी एग्जाम में ये पूछा गया है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट, यानी कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो वो हो जाएगा एंडीज। कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में है।
इसकी लंबाई करीब करीब 7200 किलोमीटर है। रॉकीज पर्वत माउंटेन उत्तरी अमेरिका में है। ये पॉइंट याद रखिएगा, रॉकीज कहाँ पाया जाता है, एंडीज कहाँ पाया जाता है। एंडीज है दक्षिण अमेरिका में, रॉकीज कहाँ है, उत्तरी अमेरिका। दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। अगर आप इसे मैप में देखेंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी को दो पार्ट में बांटेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेटर, और ये वाला जो पार्ट है आपका यहाँ वाला, यानी कि ये वाला, ये हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका, और ये वाला हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। तो ये उत्तरी अमेरिका में जो है, उत्तरी अमेरिका में आपका रॉकीज पर्वत है, यहाँ पे रॉकी पर्वत है। और अगर आप दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे एंडीज पर्वत है। दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और ये किस प्रकार है, तो ये एक वलित पर्वत श्रेणी की लंबाई करीब करीब कितने हैं, 4800 किलोमीटर है। भारत में हिमालय, देखिए हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। कहाँ पर, उत्तरी सिरे पर। और इसकी लंबाई करीब करीब पूछ दिया जाता है तो कितने हैं, 2500 किलोमीटर है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ये है कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा सूर्य। आप सभी जानते हैं कुल मिला के 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य का चक्कर काटता है, और सूर्य जो कि है वो सेंटर में रहता है, और ये सभी ग्रहों का सूर्य को मुखिया कहा जाता है। चलिए और देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि अगला प्रश्न है यहाँ पे है कि क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ये है, अगला यहाँ पे देखिए ग्रह, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, देखिए ग्रह जो होता है एक ऐसे खगोलीय पिंड होता है जो कि सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दिशा में परिक्रमा करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे ये क्या है, ये एक सूरज है। सूरज के चारों तरफ यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कोई भी प्लैनेट है जो कि सूरज का क्या करेगा, चक्कर काटेगा इस तरीके के। फिर इसके यहाँ पे और कोई यहाँ पे ग्रह रहेगा जो कि इसका क्या करेगा, चक्कर काटेगा, किसका, सूरज का। तो जितने भी प्लैनेट होंगे जो सूरज का चक्कर काटता है उसी को क्या बोलते हैं, हम ग्रह बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। जितना भी आप देख लें, जैसे कि बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, पृथ्वी हो गया, जुपिटर हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, इन सभी के पास क्या है, अपना प्रकाश स्वयं का नहीं होता है। तो फिर ये टिका कैसे है, तो ये सूर्य के प्रकाश के ऊपर टिका हुआ है। सूर्य से ही रोशनी हमें प्राप्त होती है, और बाकी प्लैनेट जितने भी ग्रह हैं उन सभी को भी सूर्य से ही प्रकाश होता है। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कि इनमें से किस ग्रह के पास, या किस ग्रह के पास जो खुद का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है। तो किसी भी ग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। चलिए अब हमने तो यहाँ पे देख लिया ग्रह किसे कहते हैं। अब देख लेते हैं उपग्रह किसे कहते हैं। चलिए देखिए, उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। जैसे ये तो हो गया सूरज, यानी कि ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्या है, सूरज है, ये सूरज है। सूरज के चारों तरफ यहाँ पे चक्कर काट रहे, उसको क्या हमने क्या, ग्रह बोला। अब मान लीजिए कि ये ग्रह है, ये पृथ्वी है। अभी पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पे कोई चक्कर काट रहा है, इस तरीके से चक्कर काट रहा है। कौन काट रहा है, तो आप सभी जानते हैं वो है मून, यानी कि चांद। चांद किसका, पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। तो जो ग्रह, पृथ्वी क्या है, ग्रह है, और ग्रह का जो चक्कर काट रहा है उसी को कहते हैं उपग्रह। तो देखिए, उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। अब देखिए प्राकृतिक क्या होता है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल। प्राकृतिक का मतलब होता है जो कि हमने या मानव ने नहीं निर्मित किया है, उसको कहते हैं प्राकृतिक उपग्रह। जैसे कि चांद है, चांद क्या हमने, आपने या किसी साइंटिस्ट ने या वैज्ञानिक ने बनाया क्या, बिल्कुल चांद को नहीं बनाया है। वो क्या है, एक नेचुरल है, यानी कि नेचुरल है जो कि पृथ्वी के चक्कर काटता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक उपग्रह। एक होते कृत्रिम उपग्रह। अब देखिए कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, या फिर यूं कहें कि हम और आपने या फिर वैज्ञानिकों ने बनाया है। जैसे कि ये पृथ्वी है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पृथ्वी है, और भारत या कोई भी देश, कई सारे ऐसे देश हैं जो कि क्या करता है, सैटेलाइट छोड़ता है। तो जैसे ही यहाँ पे सैटेलाइट छोड़ेगा,
यहाँ से पृथ्वी के ऊपर से क्या छोड़ेगा, सैटेलाइट। तो जैसे ही सैटेलाइट छोड़ेगा तो ये क्या करेगा, ये सैटेलाइट क्या करेगा, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमने लग जाएगा। क्या करेगा, ये पृथ्वी के चारों ओर क्या करेगा, घूमने लग जाएगा। तो जब ये ही पृथ्वी के चारों ओर घूमने लग जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट या फिर उपग्रह बोलेंगे। जैसे कि आर्यभट्ट हो गया, एडुसेट हो गया, ऐसे कई उपग्रह हैं जो भारत ने छोड़े हैं और पृथ्वी के कक्ष में पृथ्वी का चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो आप समझ गए कि उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। उपग्रह दो प्रकार के, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम यानी बनाया हुआ। अगला देखिए पॉइंट क्या है, प्राकृतिक उपग्रह वे होते हैं जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम ग्रह वो उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के धरातल से एक निश्चित उद्देश्य से मानव द्वारा भेजा जाता है। यानी कि देखिए, जो पृथ्वी के द्वारा भेजा जाता है या तो नेटवर्किंग के लिए भेजा जाता है, और इसके अलावा कई सारे, जैसे कि आपने देखा होगा कि सैटेलाइट के द्वारा आपके फ़ोन में रास्ता दिखा दिया जाता है। कई सारी चीज़ों के आप घर बैठे हैं और कहाँ-कहाँ का आप मैप के द्वारा वहाँ के आप तस्वीर को देख सकते हैं। तो एक निश्चित परिक्रमा या फिर एक निश्चित निश्चित लक्ष्य के लिए कृत्रिम उपग्रह को भेजा जाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे जो ग्रह क्या करता है, ग्रह सूरज का चक्कर काटता है और उपग्रह क्या करता है, जो उपग्रह ग्रह का चक्कर काटता है। चलिए अब हम देख लेते हैं तारा। यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं तारा के बारे में। ऐसे खगोलीय पिंड जो गैसों से बने होते हैं तथा आकार में बड़े और गर्म होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो बताइए, सूरज क्या एक तारा है? जी बिल्कुल है, सूरज भी एक तारा है। सूरज का डेफिनेशन यही होता है, परिभाषा यही होता है तारा का, कि आकार में तारा बहुत बड़े होते हैं। तो क्या सबसे बड़ा तारा सूरज है? नहीं, सबसे बड़ा तारा सूरज नहीं है। और भी कई सारे असंख्य तारा है जिसे गिनती नहीं कर पाए हैं, वो सभी सूरज से भी बड़े हैं। लेकिन सूरज तो हमें बड़े दिखते हैं और तारा है। तो देखिए, जितने भी तारे होते हैं सभी के पास अपना रोशनी होता है, और वो दो ही चीज़ से बने होते हैं। किस चीज़ किस से? सिर्फ गैसों से बने होते हैं। वो कैसे खगोलीय पिंड होता है, सिर्फ गैसों से बने होते हैं। उष्मा उष्मा भी होता है और लाइट भी होता है। लेकिन सूरज सबसे नज़दीक में है जिसके कारण हमें दिखाई देता है। बाकी असंख्य ऐसे भी तारे हैं जिनके पास लाइट है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जो सूरज है बहुत बड़ा है, और सूरज से भी कई तारे जो हैं उससे भी बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन वो दूर में हैं, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता है। रात में आप सभी देख पाते होंगे। चलिए आगे और तारे के बारे में देखते हैं। तारों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं। जितने भी तारे होते हैं सभी में क्या होगा, ऊष्मा होगा और प्रकाश होगा। पेपर में स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि बताइए सूरज किस चीज़ के बने होते हैं, तो आप बताएं। जो तारा है, तारा किस चीज़ के बने हैं, तो वो गैसेस से बने होते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जिसे बड़ी मात्रा में क्या करता है, जिसमें बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं क्या, तो ऊष्मा और प्रकाश। सूर्य भी एक क्या है, तारा है जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूरज भी क्या है, एक तारा है और सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य की सतह पर हीलियम व हाइड्रोजन दो प्रमुख गैसेस होती है। ये वाला पॉइंट कई एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो, डीएसएसबी हो, कई एग्जाम में ये प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है। क्या, कि सूरज की सतह पर कौन से गैस से पाए जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हीलियम और हाइड्रोजन। ये दो गैस पाई जाती हैं सूर्य की सतह पर, जो प्रमुख गैस है, हीलियम और हाइड्रोजन। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूर्य की जो सतह है यानी सरफेस है, सन ऑफ सरफेस, उसकी जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण से कोई भी वहाँ पर सूरज के पास नज़दीक में अभी नहीं जा पाया है, ना ही कोई मिशन वहाँ पे पहुँच पाया है। अगला पॉइंट देखिए, सूर्य के नज़दीक प्रमुख तारे प्रैक्सिमा सेंचुरी व अल्फा सेंचुरी है। जो सूरज के नज़दीकी प्रमुख तारे भी हैं, सूरज से नज़दीक में जो और भी तारे हैं वो कौन से हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हैं और अल्फा सेंचुरी हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कक्षा किसे कहते हैं। तो देखिए, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सौर मंडल के टोटल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। पहले कितना हुआ करते थे, 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को बोना ग्रह करार दे दिया गया, जिसके कारण अभी वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। निश्चित पथ का मतलब होता है कि ये है सूरज और एक ही दिशा में घूमता रहता है, यानी कि ऐसे अगर घूमेगा तो एक ही दिशा में घूमता रहेगा। ये नहीं कि कभी ऐसे घूम गया कभी ऐसे घूम गया, ऐसा नहीं होता है। एक ही पथ में घूमता है, उसे कहते हैं कक्ष। यह पथ दीर्घवृत्ताकार होता है जो कक्षा कहलाता है।
दीर्घावृत्ताकार का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, सूरज है, और वो जितने भी ग्रह घूमते हैं वो इस तरीके से घूमते हैं, इस तरीके से दीर्घावृत्ताकार। ठीक है, इस तरीके से, ये गोल गोल नहीं, इस तरीके से। यही कारण होता है कि एक दूसरे से क्या है कि कोई भी टकराता नहीं है। यही कारण है कि एक दूसरे से कोई भी ग्रह है जो वो टकराता नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कक्षा किसे कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, क्षुद्र ग्रह। ये कक्षा समझ गए। अब क्षुद्र ग्रह, यहाँ से भी कई बार, चाहे ये वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसे पूछा गया है। क्या, देखिए क्षुद्र ग्रह। अब ये सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये क्षुद्र ग्रह होता क्या है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, आपने समझा तारा क्या होता है, ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, इसके अलावा अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अभी अभी हमने जाना, सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, जितने भी ग्रह हैं उसका चक्कर काटता है, और इसके अलावा क्या क्या, उपग्रह भी चक्कर काटता है, और तारे। तो इसके अलावा सौरमंडल में छोटे छोटे ऐसे भी पिंड हैं। कैसे हैं, तो जो छोटे छोटे पिंड होते हैं वो सूरज के चक्कर लगाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक को अनुसार आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कभी इन्हें आंधी तूफान आता है तो आप कैसे देखते हैं, धूल कण मिट्टी उड़ने लग जाता है। तो उसी प्रकार ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे जैसे छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि सूरज के चारों ओर चक्कर काटता है, उसी को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिक वैज्ञानिकों यानी साइंटिस्ट के अनुसार में क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। यानी कि वो जो क्षुद्र ग्रह होता है वो ग्रह का ही भाग होता है। जितने भी, जैसे पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, वो ग्रह के ही भाग होते हैं। लेकिन जब वो ग्रह बन रहे थे तो उस समय बनने के समय में छोटे छोटे उसके जो टुकड़े हैं, जो पार्ट हैं, वो बच गए। अब बच गए तो वो इधर उधर तो छिड़केगा नहीं, तो वो भी क्या हुआ कि सूरज के चारों तरफ वो भी रोटेट होने लगा, यानी कि घूमने लगा। और उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह, या फिर उसको हम एस्ट्रॉयड बेल्ट भी कहते हैं। यहाँ देखिए, सामान्यतः क्षुद्र ग्रह मंगल, कहाँ, ये वाला भी पेपर में कई बार, देखिए ये वाला हर किसी सीटेट के एग्जाम हो, चाहे डीएसएसबी के हो, और भी कई सारे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कई जगह यहाँ पे ये वाला एग्जाम्स यहाँ पे पूछे गए हैं। क्या, कि सामान्यतः क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच कक्षाओं में पाया जाता है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह जो ये ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ये किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। अगला देखते हैं, अब हम क्षुद्र ग्रह के बारे में देख लेते हैं। देखिए, क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य, ये तो अभी हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए, उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को, छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अब देखिए, क्षुद्र ग्रह हमने समझ गए। अब हम उल्का पिंड समझते हैं। उल्का पिंड क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और ये भी क्या करते हैं, सूरज के चक्कर लगाते हैं, उसी को हम कहते हैं उल्का पिंड। ये उल्का पिंड क्या होता है, कभी कभी धरती के ऊपर आके जाके गिर भी जाता है। ठीक है, धरती के ऊपर जाके गिर जाता है, जो कि वहां पे वो जहाँ पे गिरता है, जिस धरती, उस जगह क्या होता है, गड्ढा हो जाता है। यहाँ पे देखिए, जब कभी ये पृथ्वी के नजदीक आ जाता है तो वायु के संपर्क में साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर ये क्या होता है, जल जाता है। ये जब ये घर्षण बल जब धरती के नजदीक आएगा तो ये क्या होगा कि पृथ्वी की, और उसके चूंकि पृथ्वी भी घूर्णन कर रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा, घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण वो क्या होता है कि जल जाता है। और जो नहीं जल पाता है वो धरती पे गिर जाता है। जैसे ही जहाँ पे गिरेगा तो वहाँ पे वो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। चलिए आगे और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं आकाशगंगा के बारे में, जिसे आप मिल्की वे के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये लाखों तारा का समूह है, ये लाखों तारों का समूह है। आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सूरज भी एक क्या है, तारा है, और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बने होते हैं, प्रमुख गैसेस से बने होते हैं। और ऐसे बहुत सारे तारे हैं जो कि आकाश में, और उसी को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। तारों के ही समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। यानी कि प्राचीन काल में ये बोला गया है कि जिस तरीके से एक इसकी जो कल्पना है, प्रकाश की एक बहती नदी के द्वारा की गई है। आकाश करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। लाखों आकाशगंगा लगभग लगभग 10 से मिलकर, यहाँ पे देखिए,
मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। पृथ्वी सौर मंडल का एक अंग है। जो पृथ्वी है सौर मंडल का ही अंग है और सौर मंडल आकाशगंगा व आकाशगंगा ब्रह्मांड का एक अंग है। चलिए एक हम इसको है ना डायग्राम की मदद से हम इसको समझेंगे। जैसे ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी किस में है, सौर मंडल का है, तो सौर मंडल का ही भाग क्या है, पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी सौर मंडल आकाश गंगा का ही भाग है। देखिए ये सौर मंडल, पृथ्वी किसका भाग है, सौर मंडल का भाग है पृथ्वी, और सौर मंडल और पृथ्वी दोनों किसका भाग है, तो आकाश गंगा का है। और आकाश गंगा किसका भाग है, ब्रह्मांड का भाग है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या है, आकाश गंगा है, और आकाश गंगा में क्या है, सौर मंडल है, और सौर मंडल में क्या है, हमारा पृथ्वी है, और हम पृथ्वी पर रहते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं और विभिन्न ग्रह के बारे में जो कि यहाँ से महत्वपूर्ण है, जो कि पेपर में यहाँ से पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं टोटल है। वर्ष 2006 से पूर्व में कितने ग्रह हुआ करते थे, तो 9 ग्रह हुआ करते थे, जिसमें कि 9वां ग्रह किस नाम से जाना जाता था, तो प्लूटो, जिसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा इसे कौन सी ग्रह बोल दिया गया है, तो बोने ग्रह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। प्लूटो के साथ साथ पेपर में यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्या, कि सिर्फ क्या प्लूटो ही ड्वार्फ प्लैनेट है या बोने ग्रह है या इसके अलावा और भी है, तो और भी है। तो पूछता है कि नाम क्या है, तो नाम बताएंगे कि प्लूटो तो है ही, इसके साथ साथ 2003 यूबी 2013 भी है, सीरियस को भी बोने ग्रह की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तो एक आप यहाँ रखेंगे प्लूटो है, और 2003 यूबी 313 सीरियस को भी, यहाँ पे देखिए 2003 यूबी 2013 और सिरस, इन तीनों को प्लूटो के श्रेणी में रखा गया है। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या है, कि सूरज है, सूरज के बाद क्या है, बुध है, बुध के बाद क्या है, शुक्र है, शुक्र के बाद क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद क्या है, मंगल है, मंगल के बाद यहाँ पे उसके बाद क्या है, यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह। उसके बाद यहाँ पे 4 और ग्रह हैं, 4 और ग्रह हैं, कौन कौन से, तो यहाँ पे क्या है, बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है और वरुण है। तो ये जो 4 ग्रह हैं, ये 4 ग्रह कौन कौन से, यहाँ पे बुध, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको बाह्य ग्रह बोलते हैं। और यहाँ पे बृहस्पति और ये मंगल के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आंतरिक ग्रह वो ग्रह होते हैं जो सूर्य के सबसे नजदीक होते हैं। तो यही देखिए ये क्या है, सूरज है, सूरज है, और इसी सूरज के 4 ग्रह से जो नजदीक हैं, और इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। चलिए कौन कौन से हैं, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। बाह्य ग्रह वे ग्रह होते हैं जो सूर्य से दूर पर होते हैं, जैसे कि बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। सूर्य से ग्रहों की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। कई बार पेपर में यह पूछा जाता है, सूर्य से ग्रहों की दूरी किस में मापी जाती है, तो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइट ईयर, या फिर हाँ लाइट ईयर, या हिंदी में कह सकते हैं प्रकाश वर्ष। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगला हम बुध के बारे में हम जानते हैं, बुध ग्रह के बारे में, सभी ग्रह के बारे में। चलिए एक अगला सेशन में इसको कर लेंगे, लंबी थोड़ी क्लासेस हो जाएगी। दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। इस तरीके से जितने भी NCERT की फैक्ट है वो मैं आपको करा दूंगा। यकीनन आपको एग्जाम में यहाँ से सफलता मिलेगी, और यहीं से कोई भी आप इसको पढ़ के उसके बाद कोई भी आप टेस्ट पेपर लगाइएगा, यहाँ से जरूर आपको क्वेश्चंस देखने। गोभी का मरुस्थल कहाँ है, तो ये कहाँ हो जाएगा, चीन में। कई बार चीन में पेपर में नहीं दिया जाता है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट यानी कि कॉन्टिनेंट का नाम दिया जाता है, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, यानी गोभी मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो वो हो जाएगा एशिया में। या फिर अगर चीन दे रखा होगा तो चीन का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, संसार की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा पामीर की पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड या संसार की छत बोला जाता है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत
दिया गया है। महाद्वीपीय बहाव का मतलब होता है कि जैसे आपने गोंडवाना लैंड का नाम सुना होगा, जैसे गोंडवाना लैंड से ही टूटकर अफ्रीका और बाकी सारे महाद्वीप कई कई सारे बने हैं एक जगह से दूसरी जगह। जिस तरह से हमारे भारत में हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत में आपने देखा होगा कि जो हिमालय पर्वत, हिमालय की श्रेणियां हैं, वो कैसे यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से ही जो लैंड टूटकर एशिया में जाके टकराया, जिसके कारण से क्या होगा, हिमालय पर्वत जैसे कि माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ। तो वही करा, ये किसने बताया, तो एवे वैगनर ने इस चीज को बताया। इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्बर्ट वैगनर के द्वारा विकसित किया गया था। वैगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पेंजिया विभाग आरंभ हुआ था। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप में पिंडों में बटे थे। एक का नाम था लॉरेशिया और दूसरे का नाम था गोंडवाना, और इन्हीं दोनों के संयुक्त भाग को क्या बोला जाता था, पेंजिया। कब, आज से 20 करोड़ वर्ष पहले। पेपर में ये पूछा जाता है कि लॉरेशिया और गोंडवाना किस भूभाग का क्षेत्र था, तो वो हो जाएगा पेंजिया। चलिए अगला देख लेते हैं। उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ, यानी कि टूट गया। जो पेंजिया है वो दो भागों में टूट गया, एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना। कैसे, उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बढ़ गए, जो आज महाद्वीप के रूप में जानते हैं। कौन कौन से, कितने महाद्वीप है, तो 7 है। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है। एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जैसे कि यूरोप हो गया, फिर अंटार्कटिका होगा, आर्कटिक हो गया, और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसको बोलते हैं, श्रीलंका को बोलते हैं। जो श्रीलंका का राजधानी, अभी जो श्रीलंका का कैपिटल है जयवर्धनपुरे है, कोटे, जयवर्धनपुरे कोटे हैं, और पहले कोलंबो था। अभी अब पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान का जो अभी कैपिटल है, राजधानी है, वो इस्लामाबाद है। भारत का जो है न्यू दिल्ली है। और बर्मा, आप सभी जानते हैं, बर्मा म्यांमार का पहले नाम था, बर्मा है। अगला प्रश्न है जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, करें निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है, स्थलरूढ़ देश है, तो वो कौन सा हो जाएगा, हंगरी। हंगरी जो है वो स्थलरूढ़ देश है, यानी कि इसके हंगरी के चारों तरफ कोई भी वाटर बॉडी, हंगरी के जो चारों तरफ है वो देश ही देश है, वाटर बॉडी नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पे कुछ इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। हंगरी एक स्थलरूढ़ देश है जो कि यूक्रेन, रोमानिया, साइबेरिया, क्रोएशिया, सोल्विया, ऑस्ट्रेलिया और सोल्वेलिया के से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से, रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। देखिए काला सागर ही को डेड सी बोला जाता है। ये एक बहुत लवणीय महासागर है, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। डेड सी को हिंदी में मृत सागर के भी नाम से जानते हैं, और मृत सागर में लवणता ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका होता है वो कितना है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर पानी कितना है, तो करीब करीब 2/3 पानी ही है। कितना है, 2/3। चलिए पेपर में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि परसेंटेज में, यानी कि कितना भूभाग पर पानी है और कितना पर लैंड है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल की लगभग 29% भाग पर स्थल है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके से अगर आप देखें कि ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर वाटर जो है 29% क्या है, लैंड है, यानी कि जगह है, सरफेस है। और बाकी जो आपके पास बचा कितना, 71% है। तो 71% क्या है, पानी है। 71% पानी है। बाकी जो 29% है वो क्या है, लैंड है या फिर सतह है। इसको ये कह सकते हैं, क्या है, ये सतह है। पेपर में कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, ये एक महासागरीय धारा है। पेपर में कई बार यहाँ पे कई जगह ये प्रश्न पूछा गया। देखिए यहाँ पे बीपीएससी ने भी इसको 3 बार यहाँ पे पूछा है। बाकी अभी एक IARI का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे भी ये पूछा गया था इससे। बाकी रेलवे में भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो क्या है, एक महासागरीय धारा है। गल्फ
स्ट्रीम। और ये महासागरीय कैसी धारा है, कई बार पूछ दिया जाता है, ठंडा है कि गर्म है, तो ये कौन सी है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम क्या है, एक गर्म जल धारा है। इसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा डिटेल से। कह रहे कि फ्लोरिडा की धारा जब एंटलिस धारा का जल समाविष्ट कर हेंट्रास अतृप्त से आगे बढ़ती है तो वो गल्फ ऑफ स्टीन के नाम से जाना जाता है। और ये कैसी धारा है, गर्म जल धारा है। पेपर में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जिसको ध्यान रखेंगे कि जो ये आपका जो गल्फ ऑफ स्टीन है कैसा धारा है, तो गर्म जल धारा है, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। यहाँ से कई बार पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि आखिर जो बृहत्तम विश्व में सबसे जो बड़ा डेल्टा है वो किस दो नदियों के मिलने से बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो एक नदी यहाँ से निकलती है चीन से, जिसको कहते हैं सांगपो, और वो यहाँ से यांगते से, और वो जाके यहाँ पे चीन अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यहाँ गंगा नदी में मिल जाती है, और उसी को यहाँ पे असम में बाकी क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त धारा होती है उसी से जो जाके बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल और बंगाल में जाके गिर जाती है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, और उसी को कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। और कई बार पेपर में सुंदरबन डेल्टा को पूछा जाता है कि किस आकार का है, तो ये इस त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार क्यों है, मान लीजिए कि यहाँ से गंगा नदी आई और यहाँ से क्या है, ये यांगटीसी नदी यानी कि ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आया और यहाँ पे आके गिर गया। तो यहाँ से जैसे गिरेगा तो ये यहाँ से बहाव के क्या लाएगा, मिट्टी। जैसे मिट्टी लाएगा तो इस तरीके से ये मिट्टी यहाँ से गिराएगा तो यहाँ से ऊंचा बन जाता है, और इसी को बोलते हैं डेल्टा। और यही क्या है, सुंदरबन डेल्टा है, जो कि बंगाल के खाड़ी में गिरती है, और यहीं पे है असम और यहाँ पे है बांग्लादेश। तो आप ये समझ चुके होंगे। यहाँ पे कुछ और डिटेल जानना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। गंगेज डेल्टा विश्व की बृहत्तम डेल्टा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के भी नाम से इसको जाना जाता है। पेपर में यहाँ से कई, ये आप इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर सकते हैं, पेपर में यहाँ से कई बार क्वेश्चंस को पुटअप किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर किसे जोड़ती है, तो यहाँ पे लाल सागर जो स्वेज नगर है, तो आप यहाँ देखिए जो स्वेज नहर है ये मानव निर्मित, देखिए ये जो स्वेज नहर है ये मानव निर्मित यानी ह्यूमन मेड नहर है, जो विश्व की सबसे बड़ी नहर है। पेपर में यहाँ पे 1 नंबर, ये आप ये भी कह सकते हैं कि विश्व में सबसे मानव निर्मित सबसे बड़ा नहर कौन सा है, तो स्वेज नहर है। ये किसे जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ता है। इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि पेपर में यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाता है। देखिए स्वेज नहर मिस्र के सहनाई प्रायद्वीप में बनाई गई एक विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि बनाया हुआ नहर है, जो ये कब बनाया था, 1869 में। कई बार पेपर में ये पूछ दिया जाता है कि जो स्वेज नहर का निर्माण है वो कब किया गया है, तो 1869 में किया गया है। इसकी जो यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है कि इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई करीब 164 किलोमीटर है, तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई कितनी थी, तो 193.3 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और मेडिटेरियन सी और लाल सागर, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाले इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। दक्षिणी सिरे पर स्वेज बंदरगाह है, जो कि उत्तरी सिरे पर पोर्ट सेड बंदरगाह स्थित है, जो कि यूरोप और एशिया के बीच दूरी काफ़ी हो गई है। इससे ये बहुत फायदा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है कि पनामा नहर किसे जोड़ती है। ये भी पेपर में कई बार इसको पूछा गया है कि पनामा नहर किस, तो जो पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के भी नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कई बार पेपर में इसके लिए। यहाँ पे कुछ अगर डिटेल देखना चाहें तो देख सकते हैं। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के मध्य स्थमस को काटकर बनाई गई एक प्रमुख जहाजी नहर है। अटलांटिक महासागर को पेपर में डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंध महासागर किस महासागर को बोला जाता है, तो ये अटलांटिक महासागर को, प्रशांत महासागर को जोड़ती है। 2 पॉइंट याद रखिएगा, जो ये पनामा नहर है किसे जोड़ती है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है।
जो पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को व पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिणी अमेरिका में चक्कर लगाकर कुल 2250 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, किंतु ये बन जाने से अब काफ़ी कम हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है क्या कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई क्या है। यहाँ से देखिए कई बार प्रश्न में यहाँ से देखिए पृथ्वी की सतह से ओजोन की परत की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ से देखिए 15 से 35 किलोमीटर तक वैसे तो नॉर्मली होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक ई भी दे सकता है, जो कि ई हो जाएगा 15 से 35 किलोमीटर। कई बार यहाँ पे ये भी ऑप्शन में कंसिडर किया जाता है 40 से 35 किलोमीटर। इसको देख लेते हैं कि आखिर कैसे क्या होगा आंसर। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। कितना? 15 से 35। यूँ तो ओजोन की उपस्थिति 15 किलोमीटर से नीचे तथा 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है। देखिए रूप में ओजोन 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है, जो कि विश्व मौसम संगठन WMO को भी एक ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को क्या करता है, अवशोषण कर लेता है, जिससे कि जो धरती पर जो मानव लोग रहते हैं, स्किन जो पैराबैंगनी किरणें होती है, मानव जो स्किन है, चर्म रोग के लिए बहुत खतरा होती है और इससे चर्म कैंसर भी हो सकता है और वो ओजोन परत हमें बचाता है। पेपर में कई बार यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है इन किरणों से कौन सी रोग होती है, तो त्वचा कैंसर होता है। इसके अलावा पेपर में ये पूछा जाता है कि ओजोन जो है, ओजोन लेयर को मापने के लिए किस चीज़ की प्रयोग किया जाता है, तो डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ पे है, कह रहे कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर है। तो हमारा यहाँ पे देखिए जावा में नहीं है, मालदीव में नहीं है। सुमित्रा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं जो जावा द्वीप है वो सुंदर ट्रेंच गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ है, इंडोनेशिया द्वीप के सुमात्रा जावा द्वीपों के समांतर है। पहले इस गर्त को किस नाम से जानते थे, जावा गर्त के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे ये है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ से देखिए कई क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे, आप कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा यहाँ से प्रश्न बनता ही है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, देखिए अगर हम उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 22 दिसंबर में सबसे बड़ा दिन होगा। कब? दक्षिणी गोलार्ध में। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं किस गोलार्ध में क्या होता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में शीत अयंत या विंटर सोलिस्टिक्स बोलते हैं, जो कि 21 एवं 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। कहाँ पर? विंटर सोलिस्टिस, या फिर ये कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में। ग्रीष्म अयंत समर सोलिस्टिस के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 और 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक इसके विपरीत होगा, 20 से 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और 21 और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। इसको आप यहाँ पे चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से बहुत प्रश्न आपको इसी वाले स्लाइड से देखिएगा, कहीं से भी आपको एग्जाम यहाँ से मिल जाएगा, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो। ठीक है, दोनों बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा था कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, 21 और 22 दिसंबर। हमें 21 नहीं था, अगर यहाँ पे देखिए 21 दिसंबर भी देता और 22, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाता, इनमें से एक से अधिक। तो इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है। अगला प्रश्न निकला ठीक है, अगला प्रश्न जानने से पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए टकला मकान, इसको टकला मकान मरुस्थल एशिया की झिंझियांग यूबर स्वतंत्र की चीन में विस्तारित है। दक्षिण में कुनकुल पर्वत तथा पश्चिम में उत्तर में पामेर का पठार तेन्यासा पर्वत से घिरा हुआ है। ये समझ गए। चलिए अब आप इसका आंसर खुद करिए। तो इसका आंसर आप देंगे क्या होगा, टकला मकान कहाँ है, चीन में है। चलिए एक प्रश्न और कर लेंगे, फिर हम अगला वाले प्रैक्टिस सेट में करेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। अभी आपको मैंने बताया कि मृत सागर क्या है, जिसको डेड सी बोलते हैं। इसमें लवणीय ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है, नमक की मात्रा ज़्यादा होता है।
देखिए लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन कहाँ है, देखिए मृत सागर जो डेड सी कहाँ है, जॉर्डन में है, इजराइल में है, वेस्ट बैंक क्षेत्र में है, फिलिस्तीन, ठीक है, फिलिस्तीन में है। सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में भी फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र सम्मिलित है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेबनान हो जाएगा। अभी हाल ही में बीपीएससी ने प्रश्न को इसको पूछा है। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आई एग्जाम एकेडमी को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।